हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और तैयारियों में लगे होंगे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सिलेबस रिलीज़ हो चुका है और उस हिसाब से आप सभी को पता होगा अब जीके जीएस से कितना ज़्यादा वेटेज है, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा था प्रैक्टिस सेट और आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो ये सेट 3 होगा। इससे पहले हमने 2 सेट कर लिया, अगर आपने वो नहीं देखा है लिंक उन सब का डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। इस सेट का खासियत ये होगा, इसमें बिल्कुल लेटेस्ट आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलेगा। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलेगा। आप लोग एकदम धुआंधार तरीके से इस सेट को लगाइए, कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि 55 प्लस स्कोर करें। 50 प्लस रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, 50-55 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई करते हैं इसको जूम और यहाँ से आगे आपके लिए प्रथम सवाल। पहला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL अभी रिसेंटली पहला संस्करण इसका हुआ है। इस दौरान कुल कितने मैच खेले गए हैं? महिला प्रीमियर लीग के दौरान पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैचेस खेले गए हैं? देखिए, टोटल 22 मैच खेला गया है। इसमें मुंबई इंडियंस जो है महिला संस्करण में ये विजयी घोषित हुई है। नंबर 2 देखिए, फरवरी 2023 में निम्न में से किस राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं? विधानसभा चुनाव की बात कर ले। देखिए, मणिपुर के अंदर में जो है विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो हमारा डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी के महीने में 3 राज्य में चुनाव हुआ था, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। मणिपुर इसमें नहीं होगा। ठीक है, नंबर 3 देखिएगा, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाने की घोषणा की गई है? तो शहीद दिवस हर साल देखिए 15 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा करी गई है। क्लियर, आगे बढ़िए। नंबर 4 देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में टॉप पे है यानी अग्रणी है? मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य की अगर हम बात कर लें, वो अभी रिसेंटली है देखिए मध्य प्रदेश, है ना। सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य अभी करंटली MP है और पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन देखिए हमारे भारत में ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है नंबर 5। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? इसका प्रक्षेपण साल 2024 में होने वाला है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 6 देखिए, श्री अन्ना सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ओके, तो वैश्विक मिलेट्स का आयोजन की बात करें, देखिए कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। राइट, हमारा ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखिएगा क्या बोला जा रहा है 7 नंबर में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मथुआ महोत्सव देखिए ये इसका रिसेंटली ही ये चर्चा में रहा है और इसका आयोजन जो है अगर हम बात कर ले कहाँ किया गया है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर में। राइट, हमारा यहाँ पे ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इसका संबंध कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से है। 8 देखिएगा, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? लगभग देखिए 70 देशों के 70 कंट्रीज़ के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पे भाग लिया है। अच्छा, ये प्रवासी दिवस कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो इंदौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश के राज्य इंदौर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा 9 नंबर, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ गीत देखिए नाटू नाटू को दिया गया है, ये RRR मूवी से। अच्छा, यहाँ पे इस 9 सवाल में देखिए 2 सवाल ऐसे हमें मिल गए जो कल ये दोनों सवाल UP-PCS में पूछा है। पहला सवाल यही था गाना, ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन उठा के UP-PCS में कल के परीक्षा में पूछा गया है। और एक और सवाल है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए एक और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे निसार उपग्रह के बारे में पूछ दिया है। ठीक है, कि निसार उपग्रह किन किन जो संगठन है उसका जॉइंट प्रोजेक्ट था, तो नासा और इसरो का था। देखिए एकदम ये 2 सवाल 8 नंबर और 9 नंबर दोनों एकदम पूछा हुआ है UP-PCS कल के एग्जाम में, कल ही संपन्न हुआ UP-PCS। नंबर 10 देखिएगा, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन जो है अगर हम बात करें देखिए ये अमेरिका में किया गया, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 देखिएगा, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? सबसे हाईएस्ट पीक सियाचिन में है कुमार पोस्ट, वहाँ पे किसको तैनात किया गया है? देखिए उनका नाम है शिवा चौहान, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैपर्स के कैप्टन हैं ये। ठीक है, 12 देखिए, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जो है जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है, ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया में हुआ था ये इंडोनेशियन मास्टर्स। ओके,
आगे देखिएगा 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है थीम या टॉपिक। इसका थीम था देखिए डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 14 हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ओके, नंबर 14 देखते हैं, स्टैचू ऑफ बिलीव प्रतिमा किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात नहीं हो रही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात नहीं हो रही है, स्टैचू ऑफ बिलीव की बात हो रही है। देखिए स्टैचू ऑफ बिलीव जो प्रतिमा है ये भगवान शिव जी से रिलेटेड है ना, ये भगवान शिव जी के संबंधित है और भगवान शिव की प्रतिमा है। इसका हाइट जो है 112 मीटर है, ध्यान रखिएगा, 112 मीटर, जो कि राजस्थान नाथ द्वार में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान के नाथ द्वार में है। क्लियर। 15 देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन की बात कर लें, राइट, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी की बात कर लें तो देखिए ये अहमदाबाद को जो है ये पुरस्कार जो है मिला है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 17 देखिएगा, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है। तो एयर इंडिया ने अपने विलय को मंजूरी की बात कर ले कि मतलब एयर इंडिया किसके साथ अपना मर्जर की बात कर रही है। तो देखिए एयर इंडिया जो है विस्तारा के साथ अपना मर्जर कर रही है। टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस के साथ हो जाएगा। 18 देखिएगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा। इसकी मेज़बानी देखिए श्रीलंका के द्वारा होने वाला है, राइट, श्रीलंका के द्वारा। अगला देखिएगा, नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। भारत के स्थान की बात कर ले, देखिए 126वां स्थान है भारत का। बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस रैंकिंग में टोटल 136 देशों ने पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, और पहला स्थान किसका है, तो फर्स्ट पे है देखिए फिनलैंड, ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए नंबर 20 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नंबर 20 में हमारा क्या बोल रहा है। 20 में माफ़ कीजिएगा, हाँ 20 ही है, चलिए मैं 32 समझ रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, 32वें व्यास सम्मेलन 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 32वें व्यास सम्मेलन 2023 से ध्यान रखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नंबर 21 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, पाक जलडमरू मध्य को तेज़ी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय बन गए हैं देखिए सपना रमेश सेलार। ओके, ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नंबर 22 बोला जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंसी कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंसी कॉलर अवार्ड की बात कर लें, ये देखिए INS द्रोणाचार्य को जो है प्रेसिडेंसी कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया है। डी करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिएगा, भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला की बात कर ले, ये स्थापित किया गया है कहाँ पे, जयपुर में, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 24 देखिएगा, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया। तो इसका अनावरण किया गया था देखिए किसके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा। हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो 5 मार्च 2023 की बात है। ठीक है, 5 मार्च 2023 इसी दिन जो है इन्होंने इसका अनावरण करा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नंबर 24, हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। ईला भट्ट की बात हो रही है, देखिएगा ईला भट्ट है ना, इनका रिलेशन है, ये एक समाज सेवी थी, सोशलॉजिस्ट थी ये, ठीक है, सोशल वर्कर थी। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत का सेकंड सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात हो रही है, तो ये अपना है देखिए गोदावरी नदी बेसिन। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 27 देखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा तो ये है देखिए अपना नाथुला दर्रा। सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। केसर मिश्रण है, केसर जो है यहाँ पूछा जा रहा है किसका मिश्रण है। ठीक है, केसर जो है मिश्रण होता है देखिए बीज और कलियों का, इन दोनों से मिल के केसर का निर्माण होता है हमारा। ठीक है, तो केसर फूल के स्त्री भाग का एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना, जो बीज बनाने वाले भाग इस प्रकार के केसर में मिलते हैं। क्लियर। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग 29। क्या बोला जा रहा है, मिकीर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। मिकीर की पहाड़ी देखिए ये आपको मिलेगा असम के अंदर में, ठीक है, असम में आपको मिलेगा क्या, मिकीर की पहाड़ियाँ, ठीक है। यह कार्बी अंगलांग पठार का हिस्सा है और मिरी, मिसमी, डफला, आबोर ये सब अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए 30 देखिए, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया, ठीक है। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था ईयर 1970 के अंदर में, राइट। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 31, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। पारिस्थितिकी संतुलन की बात कर लें, देखिए औद्योगिक प्रबंधन जो है इसका संबंध नहीं है, तो हमारा डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि जल प्रबंधन और वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से इसका संबंध होगा। क्लियर। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है। स्थलरुद्ध की बात हो रही है, कौन सा देश है, तो ये अपना होता है देखिए हंगरी। कौन होता है, हंगरी। यहाँ पे स्थलरुद्ध देश यानी कि लैंड लॉक बात हो रही है, लैंड लॉक, ठीक है। तो लैंड लॉक जो देश है यहाँ पे हंगरी है, यूक्रेन, रोमानिया ये सारे समुद्र के साथ इनका सीमा लगता है। 33 देखिएगा, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है। ये जो स्टेटमेंट है देखिए थॉर्नवेट का ये स्टेटमेंट है, राइट। सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिए, क्या बोला जा रहा है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है भारत में देखिए साल 1892 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 35 देखिएगा, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। कौन सी घटना यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले जो है घटित हुई है। क्लियर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो घटित घटना थी वो थी इलाहाबाद की संधि की। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 35 देखते हैं हम लोग। 36 आ गया, हाँ 36। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया है। सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा है, तो ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो महात्मा गांधी को बापू कहा था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जो है शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया था। 37, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो भारत का प्रधान सेनापति उस समय था लॉर्ड वेवेल। वी करेक्ट हो जाएगा। 38, मुस्लिम लीग द्वारा सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया, यानी डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, ये मनाया गया था देखिए कोलकाता के अंदर में। डायरेक्ट एक्शन डे ये कब मनाया गया, देखिए 16 अगस्त, ठीक है, 1946 को ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। ये स्थापना किया था बलबन ने। ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। दीवाने अर्ज जो है ये एक सैन्य विभाग था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। ये चित्रित किया है किसने, देखिए अमीर खुसरो ने, राइट। डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 41 देखिए, क्या बोला जा रहा है, 41, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड यहाँ पे कौन सा है ये बताना है, देखिएगा, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194, ठीक है, ओके। तैमूर का आक्रमण 1398, ठीक है। तालीकोटा युद्ध 1565, जिसको राक्षसरी तांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। 42, जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। जौनपुर देखिए इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता था, है ना, और जौनपुर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक, है ना। ध्यान रखिएगा, जौनपुर की स्थापना कौन किया, फिरोज शाह तुगलक। ये अपने चचेरा भाई था जौना खां, उसकी याद में, है ना, जिसका ओरिजिनल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में जो है ये सिटी का ये निर्माण किया था। तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का जो है बचपन का नाम था, ध्यान रखिएगा। 43 देखिए, भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य देखिए नर्मदा घाटी बेसिन में आपको मिलेगा। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। 44, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार की बात कर ले, ये देखिए आपको कहाँ से मिलेगा, मोहनजोदड़ो से आपको ये प्राप्त हुआ है, राइट। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई 55 मीटर है, 55 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और अगर हम बात करें चौड़ाई की, ठीक है, तो चौड़ाई इसकी 33 मीटर है।
राइट, ध्यान रखिएगा। 45 देखिए, किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन की बात कर लें, ये देखिए उदयन के द्वारा किया गया था। एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा हमारा सी वाला, है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बना के किया था, ठीक है। 46 देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इनमें समवर्ती सूची की बात कर ले। देखिए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है हमारा, तो सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता पुलिस, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा देखिए उद्देशिका को कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीति जनपत्री कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। बेसिकली ऐसे अगर हम बात करें, सीधा अगर बोला जा रहा है यहाँ पे संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो उद्देशिका, संविधान का उद्देशिका जो है संविधान का आत्मा होता है। लेकिन अगर यहीं पे बी.आर. अम्बेडकर की बात कर ले, बी.आर. अम्बेडकर ने किसको बोला है संविधान की हृदय और आत्मा, तो आप फिर बोलेंगे संवैधानिक उपचारों को। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 49 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC की स्थापना करता है या उसका वर्णन करता है? तो CVC का वर्णन की बात कर ले। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ ऑप्शन में कोई भी नहीं है, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग गठन 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में, है ना। केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। क्लियर? 50 देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति होती है देखिए प्रकलन समिति, है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा 30 मेंबर्स होते हैं। इसका कार्यकाल होता है 1 साल का, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। क्लियर? चलिए 51 देखिएगा, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? देखिए 2026 तक के लिए यथास्थिति बनी रहेगी, इसमें आप तब तक के लिए कुछ भी कर नहीं सकते हैं। 84वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके हिसाब से अभी 2026 तक इनमें छेड़छाड़ नहीं किया सकता है। 52 देखिएगा, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? केवल और केवल राष्ट्रपति साहब को है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 143 के तहत। 53 देखिएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख की बात कर ले, ये अपने होते हैं गवर्नर साहब यानी कि राज्यपाल साहब होते हैं। चलो नंबर 54 देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या कंपलसरी है? देखिएगा जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा, राइट। डी एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिएगा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। देखिए वर्षा की जो मात्रा है ये निर्भर करती है वायुमंडल में नमी के ऊपर में, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदों की बात करें तो वो वर्षा, बर्फबारी, इन सब पे डिपेंडेंट करती है, जो कि वायुमंडल के नमी के ही ऊपर सारे डिपेंडेंट होते हैं। 56 नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, कैसे? तो ये दोनों हानिकारक हैं संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकों के लिए, जैव विविधता और संरक्षण के लिए। इन तीनों चीज़ों के लिए ये हानिकारक हैं, तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए 57 देखते हैं, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना की बात कर ले। देखिए ये रिलेटेड है अपने केरला से, ठीक है, केरल से। क्लियर? सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये शांत घाटी इसको बोला जाता है और करेंटली ये शांत घाटी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ठीक है। 58 देखिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ पे है? तो सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है ये देखिए पश्चिमी घाट में, राइट। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 59, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत तगड़ा सवाल है, इस सवाल को आप हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप की बात हो रही है, ये रिलेटेड है देखिए टेबल टेनिस से, ठीक है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप।
60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इनमें सार्क का सदस्य जो देखिए अफगानिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश है, म्यांमार आपका नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिएगा, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिएगा उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोहेल, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 62 देखिएगा, इसमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ राज्य का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है ये आपको बताना है। देखिएगा पंडवानी, नवरानी, डागला, ये सारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 63 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 6 अप्रैल के दिन हर साल मनाया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है ना। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 11 सितंबर को विश्व पर्वत दिवस, ध्यान रखिएगा। 64 देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। इस अकेडमी की स्थापना हुई थी साल 1953 में, राइट, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 65 देखिए, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर की बात हो रही है, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। असम राइफल्स के हेडक्वार्टर की बात कर लें, देखिएगा ये आपको मिलेगा कहाँ, शिलोंग में, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 66 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। यूनिट की बात हो रही है, किसकी यूनिट है, तो देखिए ये आवेश की यूनिट है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की यूनिट होती है, इकाई होती है। ओके। 67 देखिएगा, क्या बोल रहा है, मानव शरीर का कौन से 2 मुख्य अंग में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो काफ़ी अधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र मनुष्य के जिस 2 अंग में होता है वो होता है, एक तो होता है हार्ट और दूसरा होता है ब्रेन, डी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिएगा, प्रवृत्ति धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। प्रवृत्ति धारा, इसका आविष्कार किया गया देखिए निकोला टेस्ला के द्वारा, राइट, सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 69 देखते हैं, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए धारा पे प्रभाव की बात कर लें, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम है। सबसे कम है किस रंग का विचलन कोण, तो ये अपना हो जाएगा देखिए रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, RED रेड। चलिए नंबर 71 देखते हैं हम लोग, क्या है देखिएगा। 71 है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। गलत कथन की बात कर ले, देखिए प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है, तो हमारा D यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। क्लियर। चलिए माफ़ कीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हाँ लाल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्धारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो है देखिए ऑडियोमीटर जो है अपना ये रिलेटेड नहीं है। 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण की बात कर लें तो देखिए मक्खन का खट्टा होना, ये अपना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये अपना एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है, है ना। तो देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है ये ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं हो जाएगा, राइट, तो ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वापर्तन एक भौतिक प्रक्रिया है, किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधा गैस में चेंज करना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सब्लाइमेशन, यही ऊर्ध्वापातन होता है। ठीक है। 75 ये देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने 75 में सही कितना किया है। कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखिए, बोल रहा है किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। इसकी संयोजकता देखिएगा कितनी हो जाएगी, तो हमारा 1 हो जाएगा, डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा समाप्त होता है आज का ये सेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।